बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में हमारा दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक नंबर 2 इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि अर्लियर टाइम्स में ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन जब वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई और लेबॉर्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लिए गए, तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स से या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होना शुरू हो गए। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो सोर्सेज हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चार्ट वैसे आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन लेक्चर्स में मैंने आपको समझाने के लिए इंक्लूड किया है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबॉर्ट्री से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल से हम प्रोटीन्स एंड फैट्स वगैरह हासिल करते हैं। एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश वगैरह से प्रोटीन्स हासिल किए जाते हैं, एंड मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह से फैट्स। प्लांट्स, चाहे वो लाइव प्लांट्स हों या डेड प्लांट्स हों, हम दोनों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स जो हैं वो हम लाइव प्लांट से हासिल करते हैं। वीट, मेज, पोटैटोज, बार्ले, राइस वगैरह ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। प्रोटीन्स, पल्सेस एंड बीन्स वगैरह ये सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट से हम विटामिन हासिल करते हैं। पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह एग्जाम्पल्स हैं ऑयल्स की जो कि हम लाइव प्लांट से हासिल करते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट से हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वगैरह हासिल करते हैं, और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस जो है आजकल हमारे पास लार्ज रेजरवायर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस वगैरह को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब फॉसिल्स क्या चीज़ हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ डिपॉजिट हो जाती है, तो उसके बाद उस पे लेयर्स ऑफ सॉइल्स डिपॉजिट होती रहती हैं। तो इस तरह से एक रॉक की फॉर्म में वो प्रिजर्व हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। तो उस प्रिजर्व बॉडी को हम कहते हैं फॉसिल्स। एंड फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अंडर सरफेस ऑफ अर्थ डिपॉजिट होती है, तो वो वहां पे डिके करती है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और जब वो डिके होके गल सड़ जाती है, तो वो पेट्रोलियम या फिर कोल या फिर नेचुरल गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल। अच्छा, हम इस लेक्चर में बेसिकली तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये एग्जाम्स में अगर आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो हमने इसमें सिर्फ तीन चीज़ें लिखनी हैं। एक, कोल होता क्या है, कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि कोल बनता कैसे है, और इसके यूजेस। पेट्रोलियम के बारे में आ जाए तो पेट्रोलियम के बारे में भी सेम इसी तरह से लिखना है कि पेट्रोलियम होता क्या है, ये हासिल कहाँ से होता है, ये बनता कैसे है, और इसके यूजेस। और सेम टू सेम नेचुरल गैस का भी इसी तरह लिखना है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि कोल को प्योरीफाई करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मेथड यूज करते हैं, वो भी मैं इस लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। एंड पेट्रोलियम को प्योरीफाई करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज करते हैं, उसको भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कोल शुरू से ही एक प्राइमरी सोर्स रहा है एनर्जी का। हम इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल हासिल करते हैं, फ्यूल की फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में भी, डोमेस्टिक पर्पसेज में भी। लेकिन आजकल हम इससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल कर रहे हैं। कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ डिपॉजिट हो गए। कोई नेचुरल डिजास्टर रहा है या कोई नागहानी सूरत हाल की वजह से लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स अर्थ की सरफेस के नीचे चले गए। वहाँ पे
उनका डिके हुआ, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो वो जो उनकी प्लांट्स की वुड थी वो चेंज हो गई पीट में। पीट को हम डेड प्लांट्स भी कह सकते हैं। फिर मजीद डिके होने पे वो पीट कोल में चेंज हो गई। देन टाइप्स फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में ये एक डायग्राम है। ये प्लांट्स थे, प्लांट्स चले गए अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, डिके हुए तो पीट बनी, फर्दर डिके होने पे लिग्नाइट एंड फर्दर डिके होने पे कोल बने। टाइप्स ऑफ कोल। कोल की बेसिकली 4 टाइप्स हैं जिन्हें हम कार्बन कंटेंट की बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले वुड। वुड जब डिकम्पोज होती है तो चेंज होती है पीट में। इस पे जब बैक्टीरियाज वगैरह अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, इसका डिके होता है तो ये पीट में चेंज हो जाती है। पीट को हम डेड प्लांट्स भी कहते हैं। फर्दर पीट जब हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर डिके होती है तो ये लिग्नाइट में चेंज होती है। लिग्नाइट फर्दर ब्यूटिमिनस कोल में एंड ब्यूटिमिनस कोल एंथ्रासाइट में। कोल की ये 4 टाइप्स हैं। इनकी क्वालिटी हम डिसाइड कैसे करते हैं? इनकी क्वालिटी हम इनमें कार्बन कंटेंट की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा उसकी क्वालिटी लो होगी। पीट में 59.9% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 60 to 70%, बिटुमिनस कोल में 79% एंड एंथ्रासाइट में 91%। तो इसका मतलब यह है कि पीट सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है एंड एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। देन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल को जब हम प्योरीफाई करते हैं या इसमें से डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स अलहदा करते हैं, उस मेथड को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन। ये प्रोसेस अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है और एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है। इसकी डेफिनेशन, हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और कार्बोनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं कोल से, जिनमें कोक, कोल गैस, कोल तार वगैरह या अमोनिकल लिकर वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस में किया क्या जाता है कि कोल को हम पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं, क्रश करके पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं उसको, एंड उसको हीट किया जाता है। हीट करके हम बॉयल करते हैं। बॉयल करके आगे एक ट्यूब लगाई होती है जिसमें नीचे कोल तार डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे अमोनिकल लिकर एंड कोल गैस यहाँ से एवोपरेट होके एक अलग कंटेनर में हम हासिल कर लेते हैं। देन यूजेस ऑफ कोल। कोल के, पेट्रोलियम के एंड नेचुरल गैस के तकरीबन यूजेस सेम होते हैं। चारों तकरीबन एक ही जगह पे एक ही पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं। कोल के यूजेस डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी हम कोल यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए या फिर घरों को गर्म रखने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पजेस के लिए कोल यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी कोल यूज़ होता है। पुराने ज़माने में ऐसी ट्रेन्स थी जिनमें स्टीम इंजन्स थे और उन स्टीम इंजन्स में कोल यूज़ हुआ करता था। इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ होता है कोल। डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री है जिनमें बॉयलर्स यूज़ होते हैं, उनमें हीट चाहिए होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल यूज़ करते हैं। फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए भी आजकल कोल यूज़ होता है। हम जब स्टीम जो टर्बाइंस हैं उनको ड्राइव करने के लिए कोल यूज़ करते हैं। कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, ये ज़रा सा एडिशनल मटेरियल है जो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है। पाकिस्तान में टोटली 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल के डिपॉजिट प्रेजेंट हैं। सर्वे के मुताबिक जो बताया गया है कि कोल के इतने रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कोल के मेन यूजेस थे वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, लेकिन आजकल गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही हैं कि कोल को हम इंडस्ट्री पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ करें। क्योंकि पाकिस्तान में कोल के लार्ज रिजर्व्स पड़े हैं तो उनको भी पावर जनरेशन के लिए यूटिलाइज किया जा सके। देन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है जी? ये एक मिक्सचर है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है।
नेचुरल गैस में जो मेजर गैस है वो होती है मीथेन 80 to 85%। इसके अलावा प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन वगैरह भी होती है जो कि 8 to 10% होती है। 8 to 10% इथेन होती है। इसके अलावा इथेन के अलावा प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथीन वगैरह भी नेचुरल गैस में पाए जाते हैं। तो नेचुरल गैस का मेन कंटेंट है मीथेन, सेकंड लार्जेस्ट कंटेंट है नेचुरल गैस का इथेन, और इसके अलावा प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथेन वगैरह भी होते हैं। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेचुरल गैस की डेफिनेशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, और ये भी ऑर्गेनिक मैटर से ही बनी है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ डिपॉजिट हो गए, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ दब गए वो, और उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं एंड प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेनली जो थे वो मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो समुद्री जानवर पाए जाते हैं। वो ज़्यादातर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ जब दब गए वहाँ पे वो डिकम्पोज हुए। एनारोबिक का मतलब है एनारोबिक, जहाँ पे हवा ना हो, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। In the absence of air, high temperature and high pressure, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और वहाँ से ये नेचुरल गैस हासिल हुई। ये डायग्राम है जहाँ पे ये देखें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर थे, और वाटर के अंदर जो सरफेस थी उसके अंदर ये डिपॉजिट हो गए, दब गए अंदर। उसके ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल्स डिपॉजिट होती रहीं, जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता रहा और ये ज़मीन से नीचे चलती जाती गई। और आपको पता होगा कि ज़मीन के नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे इनको हाई टेम्परेचर भी मिलता रहा। और जब ये ज़मीन के अंदर दबी हुई थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे हवा नहीं थी। जब ये डिके हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनमें से एक गैस की फॉर्म, कोई गैस की तरह की एक चीज़ खारिज हुई जिसे हम नेचुरल गैस का नाम देते हैं, और इसी से ऑयल वगैरह भी हासिल हुआ। ऑयल या पेट्रोलियम के बारे में हम आगे अगली स्लाइड्स में देखते हैं। नेचुरल गैस के यूजेस इसके भी सेम टू सेम उसी तरह से यूजेस हैं। ये फ्यूल एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम गैस यूज़ करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज़ किया जाता है। घरों में जो सुई गैस इस्तेमाल की जाती है वो नेचुरल गैस ही होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, एलपीजी, एलएनजी वगैरह। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल गैसेज हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। पावर जनरेशन में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नेचुरल गैस भी यूज़ की जाती है। देन पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है, जिसका मतलब होता है ऑयल ऑफ रॉक्स। इस पेट्रोलियम का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है ऑयल ऑफ रॉक्स। ये पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होता है, जिसे हम क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं। ये ब्लैक ग्रीनिश कलर का होता है। इसे बाद में प्योरीफाई करके इससे पेट्रोल हासिल किया जाता है। ये मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स होता है, जिसमें कार्बन की जो नंबर्स हैं वो C1 से C40 तक हो सकते हैं। पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। कुछ इस तरह से कलर होता है जैसा कि गवन है पेट्रोलियम का। फिर इसके बाद मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, इसके डिफरेंट कंटेंट्स को। फ्रैक्शनल distillation की एग्जांपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस which used to separate components of mixture on the basis of difference in their boiling point। एक मिक्सचर हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हों, उनको हम उसके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे जब हम सेपरेट करें तो उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक वाटर एंड एक अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से हम उसको हीट देते हैं। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो यहाँ से अल्कोहल निकल जाएगा और नीचे बाकी क्या बच जाएगा, पानी। तो इस तरह से हम दो चीज़ों के मिक्सचर को जब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल भी सेम इसी मेथड से इसके डिफरेंट कंटेंट्स सेपरेट किए जाते हैं, इसको प्योरीफाई किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से। इस प्रोसेस में होता क्या है कि क्रूड ऑयल लेते हैं, इसको हम एक ट्यूब में से गुजारते हैं और इस ट्यूब को नीचे से फर्नेस में हीट किया जाता है। हीट करने पे सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो हाइड्रोकार्बन, इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि क्रूड ऑयल को हम एक ट्यूब में से गुजारते हैं एंड इस ट्यूब को फर्नेस में हीट किया जाता है जिससे क्रूड ऑयल भी गर्म होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर पहुंचता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट की हाइड्रोकार्बन है जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो एवापोरेट हो जाती है, उसको अलहदा कर लिया जाता है। देन टेम्परेचर जब 25 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो पेट्रोल एवापोरेट हो जाता है, पेट्रोल को हम अलग कर लेते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह वन बाय वन सारे हाइड्रोकार्बन्स को या सारे कंटेंट्स को इसमें से निकाल लिया जाता है एक एक करके। आपकी बुक में इस तरह की डायग्राम तो गिवन नहीं है, लेकिन एक चार्ट सा गिवन है, आपने उस चार्ट को मेमोराइज कर लेना है। वही चार्ट मैंने डायग्राम की फॉर्म में डाला है, वो चार्ट आपकी बुक में गिवन है, आपने उसको वहां से तैयार करना है। इस तरह का चार्ट आपकी बुक में गिवन है। इसमें सब जो हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है, उनकी कंपोजिशन भी एंड उनके यूजेस भी। देन यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भी सेम उसी तरह यूजेस। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पसेस में भी हम खाना बनाने में भी या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स में भी इसे यूज़ करते हैं। पावर जनरेशन में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पेट्रोलियम लार्ज क्वांटिटी में आजकल यूज़ हो रहा है। ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में? टोटली 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि मोरगा रावलपिंडी में लोकेटेड है, इसकी कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन है। इसके अलावा 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में हैं जिनकी 2.13 मिलियन टन ऑफ कैपेसिटी है। चौथी ऑयल रिफाइनरी पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है जो कि मोहम्मद महमूद कोट मुल्तान में लोकेटेड है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।